हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी भी मैट्रिसेज के लिए नहीं करता है। ओके गाइस, और ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो समझिए जरा। It is the unique number associated with every square matrix and it can be calculated. डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो एक यूनिक नंबर है और वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है और फर्दर उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, इफ A is a square matrix then it is usually denoted by, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में A लिख दीजिए या फिर DET लिखकर A लिखिए। DET का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर है ना? DET A का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ओके गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A और ये आपका 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए 1x1 ऑर्डर का मतलब हो गया कि एक रो और एक कॉलम है। आप देख सकते हैं R1 हो गया और ये C1 हो गया। ठीक है ना, एक रो और एक कॉलम, तो इसको बोलते हैं 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे हम लोग लिखेंगे, तो यहां देखिए दो वर्टिकल लाइंस के बीच में A लिख दीजिए और यहां पर इसके एलिमेंट को आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दीजिए। ऐसा लिख दीजिए या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि DET A लिख देंगे और यहां पर एलिमेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे। ओके गाइस, इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का, सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स को भी दिखा सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, अगर हम मान लें कि हमारे पास B एक मैट्रिक्स है और ये है, इसके एलिमेंट्स है A B C D। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में B लिख दीजिए और इधर दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट्स को लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं DET लिखकर B लिख दीजिए और फिर इसके एलिमेंट्स को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दीजिए। ठीक है ना, ऐसा दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लें तो लेट A, यहां पर एक मैट्रिक्स C ले लेते हैं और ये है आपका, यहां पर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स M ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें एलिमेंट ले लेते हैं A B C D E F G H I। ठीक है ना, तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में M लिखना है और फिर दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट्स को लिख देना है A B C D E F G H I। ऐसा लिखिए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं DET A लिखकर और दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं। देखिए A B C D E F G H I। क्लियर है गाइस? तो आपने अभी देखा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं दो वर्टिकल लाइन के बीच में उस मैट्रिक्स का नाम लिख दीजिए या फिर DET लिखकर उस मैट्रिक्स का नाम दीजिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स को का डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, इसी तरह 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं,
इसी प्रकार 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे जरा लिख लीजिए। तो गाइस हमने अभी देखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, उसमें हमने आपको 2 पॉइंट्स बताए। अब तीसरा पॉइंट है कि इन्हीं चीजों को हम लोग दूसरे शब्दों में कैसे बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो देखिए तीसरा जो पॉइंट है इसका, इन अदर वर्ड्स when the elements of a matrix of a square matrix is written under 2 vertical lines or mod sign, then it is known as determinant of matrix। क्लियर है ना। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में या फिर मॉडुलस साइन के बीच में लिख दें तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल में कोई चेंजेज नहीं है। अगर आप लेट कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और मान लो यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, इसके एलिमेंट्स को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। या इसी को आप लिख सकते हैं DET और A, डेट A इज इक्वल टू वर्टिकल लाइंस के बीच में इसके एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। तो आपने देखा कि किसी मैट्रिक्स से हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, किसी अनदर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है ना। चलिए, अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट को डिफाइन करना हो विदाउट हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीनिंग सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन सारे सेम होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो चलिए गाइस, हम लोग डिटर्मिनेंट को डिफाइन करते हैं। सो अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट है गाइस कि नंबर्स का, रियल नंबर्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, या फिर फंक्शंस हो गए, अगर इनको हम लोग n रोज एंड n कॉलम्स में, ठीक है ना, रोज और कॉलम्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, n रोज एंड n कॉलम्स में 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में अरेंज कर दें तो हम लोग उस अरेंजमेंट को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो गाइस डेफिनेशन हो जाएगा इसका कि द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस along n rows
and n columns under two vertical lines or mod sign is called determinant. Clear? It is generally denoted by delta और डेल्टा आई. डेल्टा आई से मतलब है कि यहां पर जो आई है वो 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी वैल्यू ले सकता है. दैट मीन्स कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब कुछ हो सकता है. क्लियर ना? तो डिटरमिनेंट क्या है गाइस? रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट along n rows and n columns under two vertical lines or mod sign is called determinant. क्लियर है ना? इसको हम लोग जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं या डेल्टा आई, या डेल्टा आई का मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐसे करके डिनोट करते हैं. ठीक है, चलिए पहले इसको लिखे तो फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. तो गाइज इसका जरा एग्जाम्पल देख लीजिए. देखिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 2 3 4 5. ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. ये मान लीजिए डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा भी लिख सकते हैं. या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 X Y Z W P Q R S 2 3 4 5. ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर्स को रोज और कॉलम्स के अलोंग वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देते हैं या मॉडुलस साइन के बीच में लिख देते हैं. तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं. यहाँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये डिटरमिनेंट का नाम है, यूजुअली डिनोट करने का तरीका है. ठीक है ना? अब है कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है ना? तो देखिए तो ऑर्डर से क्या मतलब है. तो यहां पर एक टॉपिक बना लेते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है? तो देखिए इफ अ डिटरमिनेंट हैज n rows and n columns, then it is said to be nth order determinant. Nth order determinant. क्लियर है गाइस? अगर किसी डिटरमिनेंट में n रोज और n कॉलम्स हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग nth ऑर्डर डिटरमिनेंट. क्लियर? जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है और इसमें सिर्फ एक रो है और एक कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? बोलेंगे दैट इज डेल्टा 1 इज द फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट. क्लियर? इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा डिटरमिनेंट है डेल्टा 2 और यहां पर A B C D ये है.
तो यहां पर आप देखेंगे इसके दो रोज हैं R1 R2 और दो कॉलम्स है C1 C2, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग दैट इज डेल्टा 2 इज द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपके पास एक और मैट्रिक्स है, सॉरी, आपके पास एक और डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो गाइज यहां देखेंगे इसमें तीन रोज हैं R1 R2 R3 और तीन कॉलम्स है C1 C2 C3। तो तीन रोज और तीन कॉलम्स है, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज डेल्टा 3 इज द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर है गाइस। तो ऑर्डर से मतलब समझ में आया। अगर किसी डिटर्मिनेंट में n रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसको हम लोग nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। गाइस एक बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड से लेकर आईआईटी तक के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर से ज्यादा डिटर्मिनेंट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए इसको जरा लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने अभी पढ़ा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो देखिए, इफ अ डिटर्मिनेंट has n rows and n columns, n rows and n columns, then total number of elements is equal to n into n। यहां पर n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, ठीक है ना। अगर n रोज और n कॉलम्स हैं तो उस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट की संख्या n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 और इसमें एलिमेंट है a b c 1 2 3 p q r। यहां देखिए तीन रोज हैं R1 R2 और R3, तीन कॉलम्स हैं C1 C2 और C3। तो देयरफॉर आप लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, बोलिए 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9। क्लियर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए लेट कर लेते हैं कि डेल्टा 2 एक डिटर्मिनेंट है और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 P Q R S X Y Z W और है आपका M N O P। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो आप देखेंगे इसमें चार रोज है R1 R2 R3 R4 और चार कॉलम्स है C1 C2 C3 C4, है ना।
तो यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार आप किसी भी डिटर्मिनेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों यहां पर एक बात समझते हैं, जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो डिटर्मिनेंट में ऑलवेज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो एक नोट लिख लेंगे आप यहां पर, एनी डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ square matrix has equal number of rows and columns। क्लियर है ना, कि कोई डिटर्मिनेंट हो या डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहां पर जानेंगे कि डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके चिन्ह क्या होगा, मतलब साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट का साइन हम लोग निर्धारित कैसे करते हैं, चलिए ये हम लोग सीखते हैं। तो अगला टॉपिक है गाइस अपना साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग साइन, यहां पर मान लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मान लिया कि ए आई जे किसी डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे रूल है गाइस, तो रूल है यहां पर ऐसे लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं। चलिए देन नंबर 1 देखिए, इफ आई प्लस जे अगर इवन हो गया आपका, आई और जे का वैल्यू जोड़ेंगे और अगर कोई इवन नंबर आता है, ठीक है ना, तो देयरफॉर द साइन ऑफ ए आई जे विल बी पॉजिटिव। क्लियर है। और दूसरा रूल क्या है इसका, इफ आई प्लस जे अगर ऑड आ गया, ठीक है, आई और जे को जोड़ेंगे और ऑड नंबर आता है तो उस एलिमेंट का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर, इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू ऑड, देयरफॉर द साइन ऑफ ए आई जे will be negative। क्लियर है। where I
I is the लोकेशन ऑफ रो, और J क्या है, लोकेशन ऑफ कॉलम। और इसके बारे में हम लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। ए आई जे का मतलब है कि जो एलिमेंट है ए आई जे वो ith रो और jth कॉलम में लोकेटेड है। ओके गाइस, तो ये हमारे पास रूल है। अब हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेते हैं। यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो लेट कर लीजिए। यहां पर A11 ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। देखिए यहां पर एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देयरफॉर निकालेंगे किसका वैल्यू। और यहां पर पहले देखिए, यहां देखिए पहले i का वैल्यू कितना है 1 और j का वैल्यू कितना है 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर i प्लस j का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 क्या है इवन, है ना। तो इसका मतलब है, आप बोल सकते हैं दैट इज द साइन ऑफ A11 इज पॉजिटिव। क्लियर है गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, चलिए इसको लिखिए। तो गाइस देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अब हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को मान लीजिए लेट डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। सिंबॉलिकली लिखेंगे तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। अब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, चारों का साइन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फॉर A11, और A11 में देखिए यहां तो i का वैल्यू क्या हो गया 1 और j का वैल्यू कितना हो गया 1। तो देखिए यहां पर आप i प्लस j निकालिए, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 क्या है इवन, है ना। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि द साइन ऑफ A11 इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए फॉर A12 के लिए देखिए, और यहां देखिए A12 में i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2। तो देखते जाइए यहां पर i प्लस j करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2, और ये हो गया 3, और 3 क्या है ऑड। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर द साइन ऑफ A12 इज नेगेटिव। क्लियर है। इसी तरह फॉर A21 के लिए देखिए, A21 में i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू कितना है 1, ठीक है ना। तो i प्लस j करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं द साइन ऑफ A21 इज नेगेटिव। और देखिए यहां पर फॉर A22, और इसमें i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2 है ना। तो यहां देखिए i प्लस j जब करेंगे आप तो हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, और ये क्या है इवन, है ना। और इवन है तो देयरफॉर द साइन ऑफ A22 इज पॉजिटिव।
रूल यही कहता है। सो गाइस यहां पर देख लीजिए, तो इसका साइन वाला डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा? तो देखिए A11 का साइन पॉजिटिव, फिर देखिए A12 का साइन नेगेटिव, फिर देखिए A21 का साइन नेगेटिव, और फिर A22 का साइन पॉजिटिव। तो ये आपका इनके एलिमेंट्स का साइन हो गया। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मान लीजिए यहां पर सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर देखिए A31, A32 और A33, ये हो जाएगा। गाइस अब हम लोग यहाँ पर ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप समझ गए कि हम एलिमेंट का साइन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट को इंडिकेट करते हुए यहाँ पर साइन फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, फॉर A11 यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा? A11 का साइन देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 क्या है आपका? इवन, और इवन है तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है ना? इसी प्रकार से देखिए A12 के लिए देखिए, A12 में I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, और 3 क्या है? ऑड, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह A13 के लिए, A13 के लिए I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3, ये हो गया 4, और 4 क्या है? इवन, तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी प्रकार A21 के लिए I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 क्या है? ऑड, और ऑड होगा तो साइन नेगेटिव। A22 के लिए देखिए I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, और 4 क्या है? इवन, तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह A23 के लिए देखिए I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, और 5 क्या है? ऑड, और ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह से A31 के लिए तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, और 4 क्या है? इवन, तो साइन हो गया पॉजिटिव। इसी तरह A32 के लिए देखिए I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, और 5 क्या है? ऑड, तो साइन क्या हो गया? नेगेटिव। इसी तरह A33 के लिए देखिए तो यहाँ पर I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6, और ये क्या है? इवन, और इवन है तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? तो सारे एलिमेंट का साइन निकल गया यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर साइन वाला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? देखिए A11 का साइन पॉजिटिव, A12 का साइन नेगेटिव, A13 का साइन पॉजिटिव, फिर देखिए A21 का साइन नेगेटिव, फिर देखिए A22 का साइन पॉजिटिव, फिर देखिए A23 का साइन नेगेटिव, और फिर देखिए A31 का साइन पॉजिटिव, फिर देखिए A32 का साइन नेगेटिव, और फिर A33 का साइन पॉजिटिव। तो ये इन सारे एलिमेंट्स का साइन हो गया। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने यहां सीखा कि किस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का साइन निकालते हैं, और हमें कैसे एलिमेंट्स का साइन पता चलता है। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस हम लोगों ने बिगिनिंग में पढ़ा कि
जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसके साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड होता है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है ना, और उस यूनिक नंबर को निकालते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर वाइज करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक लिखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो गाइस लेट कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपके पास यही है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो तो यहां पर एलिमेंट जो भी होगा और इसका साइन चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सेम टू सेम इसका वैल्यू वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो सेम टू सेम एलिमेंट ही हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेल्टा 1 है और यहां -3 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3। क्लियर। अब कैसे होता है ये बात समझिए, देखिए यहां पर कैसे होता है इस बात को समझिए। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। यहां पर आप इसका साइन देखेंगे तो साइन होता है पॉजिटिव, होता है ना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव, साइन हो गया इसका पॉजिटिव, और एलिमेंट क्या है नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं +-3। क्लियर है ना। जब इस डिटर्मिनेंट को हटाएंगे यहां से इवैल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा है, डेल्टा 2 = यहां पर मान लीजिए 5 है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5। कैसे होगा गाइस, तो देखिए यहां पर ये सिंगल एलिमेंट है A11, मतलब इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन हो गया पॉजिटिव और एलिमेंट है 5, और 5 का साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 5 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां सीखने लायक ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो भी इस डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट है इसका वैल्यू भी वही होगा, डायरेक्टली उठा के बाहर रख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास A, B, C, D, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इवैल्यूएट करने के लिए गाइस ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे एरो बनाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ऐसे, A और D में मल्टीप्लाई करेंगे AD हो जाएगा, और यहाँ देखिए B और C में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एलिमेंट आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा AD और प्लस और माइनस BC। मतलब फाइनली आप दिखा सकते हैं कि AD माइनस BC, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है ना। देखिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए,
जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये है 2 3 4 5, ये है आपका। अब इसको आपने इवेलुएट करना है, तो ऐसे बना दीजिए। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। आप इसको लिख भी सकते हैं 2 इंटू 5 और माइनस 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 10 माइनस 12, दैट इज -2। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। हम लोग इसके बाद थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इवेलुएशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। लिखिए जल्दी से। तो गाइस चलिए देखते हैं इवेलुएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लेट कर लीजिए एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ABCDEFGHI। ठीक है गाइस, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग रो और कॉलम के हेल्प से करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस भी रो को आपने सेलेक्ट करना है उसके एलिमेंट्स को पहले लिखना है और फिर उससे पास होने वाला रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो लिखना है। ठीक है ना, देखिए कैसे किसी भी रो कॉलम के अलोंग आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, किसी भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड करें या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करें, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर कंडीशन में सेम ही रहेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं समझना है कि सर मैंने तो फर्स्ट रो के अलोंग किया है, अब सेकंड कॉलम के अलोंग करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, आपकी सुविधा के अनुसार आप जो भी कॉलम या जो भी रो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं, इसे आप यहीं सीखेंगे बोर्ड पर ही। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से। अब यहां पर हम लोग करते हैं अलोंग R1। R1 का मतलब है कि फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट रो आपका ये है और पहला एलिमेंट कौन सा है ए। मैंने कहा एलिमेंट को पहले लिखना है और एलिमेंट को उसके साइन के साथ लिखना है। तो देखिए इसका साइन पॉजिटिव होता है तो ए को पॉजिटिव ही लिख दिया। अब ए से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये और ये आपका गायब हो गया, तो बचा आपका यहाँ पर EFHI। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है B, और B का चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -B लिख दिया। अब B से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो हटा दिया, तो क्या बचेगा, इससे देखिए यहां से ये हट गया और ये हट गया, तो बच गया DGFI, ये हो गया DGFI। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा एलिमेंट कौन सा है C, और C का साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो +C लिख दिया, और C से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए DGEH, ये बचेगा आपका। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर ये 3 सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, तो यहां पर इसको सेकेंड ऑर्डर की तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो कैसे लिखेंगे इसको, A इंटू और यहां पर EI और -HF -B हो गया, और यहां देखिए DI और -GF +C हो गया, और यहां पर DH -GE। ठीक है, तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना,
इसी प्रकार से हम लोग किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सेकेंड कॉलम के लॉन्ग करते हैं along C2, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, C2 कहां पर है, ये वाला है ना। तो देखिए C2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, B, और B का साइन होता है नेगेटिव, तो -B हो गया, ठीक है ना। और B से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा कितना, -B, और ये हो जाएगा D G F I। क्लियर। चलिए अब इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है, E, और E का साइन होता है, E का साइन होता है आपका पॉजिटिव, E का साइन होता है पॉजिटिव, तो ये +E हो गया। और E से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए ये हट गया और ये हट गया, तो बच गया A C, और इधर बच गया G I, ठीक है। अब इसका थर्ड कॉलम कौन सा है, H, और H का साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और H से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा A D C F, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए -B, और यहां देखिए एरो बना लीजिए, DI -GF, क्लियर, +E, और फिर देखिए AI -GC, ठीक है। फिर -H, और यहां देखिए AF और -DC, तो ये आंसर हो जाएगा। किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू विल बी इक्वल, ठीक है। इसी तरह मैं एक बार और करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग करें along R3 कर लेते हैं, along R3, और ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन समझ सके, ठीक है ना, कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसका, G, और G का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो G हो गया। और G से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, ये हट गया, तो BE CF हो गया। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, H, और H का चिन्ह क्या है, नेगेटिव, तो -H, और H से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा AD CF। अब देखिए अगला एलिमेंट कौन सा है इसका, I, और I का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो +I, और I से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा AD और BE, क्लियर है। अब ये सब के सब सेकंड ऑर्डर के हो गए, तो इनको तोड़ दीजिए, तो G हो गया, और यहां हो गया आपका कितना, BF -EC, और -H, और यहां देखिए AF -DC, और +I, और यहां देखिए क्या हो जाएगा, AE और -DB। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं, आपकी मर्जी है आप कौन से कॉलम को और कौन से रो को आप सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप सेलेक्ट करें, किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करें, वैल्यू हर कंडीशन में सेम होगा, क्लियर है ना। तो चलिए आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है ना। और उसमें हम लोग कम से कम 2 तरीके से, ठीक ना, करके देखेंगे कि दोनों केस में आपका वैल्यू सेम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जरा जल्दी से। तो चलिए गाइस हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में लेट कर लेते हैं हम लोग कि डेल्टा जो है 2 3 5 0 9 7 8 2 0, ये हमारे पास
एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल करते हैं और इसमें हम लोग R1 और C3 इनके अलोंग करके देखते हैं क्या दोनों का वैल्यू इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए R1 के अलोंग करेंगे तो देखिए जरा यहाँ पर R1 का पहला एलिमेंट 2 है और 2 का साइन पॉजिटिव तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। 2 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो 9270, क्लियर। फिर R1 का सेकंड एलिमेंट 3 है और 3 का साइन नेगेटिव होता है तो -3 लिख दिया और 3 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0870। और R1 का जो तीसरा एलिमेंट है वो 4 है और 4 का साइन होता है पॉजिटिव और 4 से पास ऑन रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0892, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का हो गया तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 और यहाँ देखिए 9 इंटू 0 0 और -2 इंटू 7 14, क्लियर। यहाँ देखिए -3 और यहाँ देखिए 0 इंटू 0 0 और 8 इंटू 7 56 और फिर देखिए यहाँ पर 4 और 0 इंटू 2 0 और -8 इंटू 9 72। तो देखिए ये हो गया -14 0 -14 -14 और -14 इंटू 2 हो गया -28। और यहाँ जरा देखिए 56 0 -56 हो गया -56 और इंटू -3 करेंगे तो +168 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 0 -72 हो गया -72 और -72 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -288, क्लियर है। अब जरा देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 168 और इन दोनों को जोड़ दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 8 और 8 16 कैरी 1 हो गया और फिर 8 और 2 10 और 1 11 फिर कैरी 1 हो गया 2 और 1 3 हो गया। और इसको जरा घटा लीजिए 316 में से 168 घटा दीजिएगा तो 16 में से 8 8 हो गया और ये हो गया आपका 0 तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो गया और ये बच गया आपका 2 में से 1 गया 1 तो ये हो गया -148। 168 में से 316 घटाएंगे तो -148 हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसी को एक्सपेंड करते हैं किसके अलोंग, तीसरे कॉलम के अलोंग C3 के अलोंग। तो देखिए जरा C3 आपका ये वाला है ना, और C3 में जो एलिमेंट्स हैं वो जो पहला एलिमेंट है वो है आपका 4 और 4 का साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। 4 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 0892। देखिए C3 का सेकंड एलिमेंट है 7 और 7 का साइन नेगेटिव। 7 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 2382, ठीक है। और तीसरा एलिमेंट है 0 और 0 का साइन क्या होगा पॉजिटिव, वहां 0 मतलब 0 एलिमेंट है, न कि हम पूछ रहे हैं कि 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये मतलब नहीं है। वहां पर 0 को एलिमेंट कंसीडर करना है और एलिमेंट का साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और उससे 0 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 2039। और फिर से यहाँ पर ये सब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर 4 और ये हो गया 0 इंटू 2 0 और -8 इंटू 9 72, ठीक है, प्लस -7 और यहाँ देखिए 2 इंटू 2 4 और -8 इंटू 3 24 और यहाँ प्लस 0 इंटू समथिंग, इसको कैलकुलेट करेंगे कुछ आएगा लेकिन 0 में गुना करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए
-72 हो जाएगा। 0 में से 72 को घटाएंगे तो -72, और -72 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा -288। और यहाँ देखिए जरा, -7 है, और यहाँ घटाएंगे 4 में से 24 को तो माइनस हो जाएगा 20, और -20 को -7 में गुना करेंगे तो +140 हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको जब घटाएंगे 288 -288 प्लस 140 करेंगे तो -148 बचेगा। करके देख लीजिए। तो आपने क्या देखा कि R1 के लॉन्ग हमने इसको इवैल्यूएट किया और C3 के लॉन्ग इवैल्यूएट किया। दोनों ही हालत में जो इसका वैल्यू है वो सेम है। मैंने कहा था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है गाइस। चलिए, ये हमारा प्रमाण भी मिल चुका है, तो आप इसको पहले उतार लीजिए। फिर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी इवैल्यूएट करके देखेंगे, और ये शॉर्टकट है एकदम, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको देखना है। ठीक है ना। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर हम देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी एक्सपेंड करते हैं, और इस तरीके को साइरस ने दिया था। साइरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पर डायग्रामेटिकली उन्होंने थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके दिखाया, इसलिए उसका नाम रख दिया साइरस डायग्राम। तो देखते हैं साइरस क्या कहते हैं कि जब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप तीनों रो को लिख देंगे। ठीक है ना। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर का। तो लेट कर लीजिए। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, या फिर ऐसा लिख लेते हैं ABCDEFGHI। ठीक है ना। तो साइरस कहते हैं, उनका पहला रूल है कि सबसे पहले तीनों रो को आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ABC, फिर DEF, फिर GHI, तीनों रो को पहले लिख लीजिए। फिर कहते हैं कि ऊपर से फर्स्ट और सेकंड रो को फिर से लिख लीजिए। तो फर्स्ट रो है ABC और सेकंड रो है DEF, इस तरह से। ठीक है। और फिर बोलते हैं कि आप डायगोनल बनाइए, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो देखिए, डायगोनल का मतलब है कि 3 into 3 ऑर्डर का आपके पास ये डिटरमिनेंट है, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो डायगोनल में 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए जरा, ऊपर से नीचे डायगोनल बनाइए। यहां से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट आएगा, यहां से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें 1 ही आएगा। तो डायगोनल आपको ऐसा बनाना है जिसमें कम से 3 एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो कितने डायगोनल ऊपर से नीचे बना सकते हैं आप? 3, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। फिर इससे पास करेंगे तो 2 ही एलिमेंट होगा, इससे पास करेंगे तो सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर डायगोनल बनाना है। ठीक है। तो देखिए, पहला डायगोनल हो जाएगा आपका ये, दूसरा हो जाएगा ये, और तीसरा आपका हो जाएगा ये। 3 डायगोनल ऊपर से नीचे, 3 डायगोनल नीचे से ऊपर। ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप था इनका, पहला तीसरा स्टेप था ये। पहला स्टेप था कि आप तीनों रो को एज इट इज लिख दीजिए। फिर दूसरा स्टेप था कि ऊपर से 2 रो आप फिर से लिख दीजिए। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप था, उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे डायगोनल बनाइए और नीचे से ऊपर डायगोनल बनाइए। ठीक है ना। अब चौथा स्टेप में ये बोलते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AEI, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका DHC, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये आपका GBF। और इन तीनों को जोड़ देने के लिए बोलते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक है। तो जोड़ के
और जो ऊपर से नीचे डायगोनल के लॉन्ग एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ के और p मान लीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, और इसको उन्होंने कहा कि p मान लीजिएगा, ठीक है ना, और इनको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर उन्होंने कहा कि जो नीचे से ऊपर की तरफ डायगोनल है इनको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ के और उसको n मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके लॉन्ग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा GEC, ठीक है। इसके लॉन्ग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AHF, और इसके लॉन्ग करेंगे तो हो जाएगा DBI, ठीक है। और इनको भी जोड़ देना है और जोड़ के इनको क्या मान लेना है, n मान लेना है, ठीक है, n मान लेना है, ठीक है ना। तो ये था उनका पांचवा स्टेप। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तब देयरफॉर जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा p माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना। तब उन्होंने क्या कहा कि तब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा p में से n को घटा लीजिए, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 2 3 4 0 9 7 8 2 0, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो साइरस के अनुसार क्या करना है, पहले तीनों रो को लिख लीजिए, 2 3 4 फिर 0 9 7 फिर 8 2 0, ठीक है। और फिर ऊपर से दो रोज को फिर लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 3 4 और 0 9 7। अब उन्होंने कहा कि अब डायगोनल बनाइए, तो ये आपके पास डायगोनल बन जाएंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये डायगोनल बन गए आपके, ठीक है ना। अब डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है ऊपर से नीचे वाले को और फिर उसको p मान लेना है। तो देखिए जरा 2 इंटू 9 18 इंटू 0, तो 0 हो गया। फिर देखिए 0 इंटू 2 इंटू 4 फिर 0, और फिर देखिए 8 इंटू 3 24, और 24 में 7 से गुना कीजिए तो 4 7 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 168 हो गया। क्लियर है ना। इनको आपस में जोड़ देना है और इसको जोड़ के p लिख देना है, p के बराबर हो गया ये। तो जब इसको आपस में आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए ध्यान से, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 168 और ये वैल्यू हो गया p का, ठीक है। चलिए अब हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पर देखिए 8 इंटू 9 इंटू 4, तो 8 इंटू 9 हो गया 72 और 72 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 288, ठीक है ना। और फिर देखिए 2 इंटू 2 4 और 4 और इंटू 7 28, ठीक है। और फिर 0 इंटू 3 इंटू 0 0, और इनको भी आपस में जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 288 में 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 316, 8 8 16 एक हो गया, और फिर 8 2 10 और 1 11 एक हो गया, 2 1 3 316 हो गया, और इसको आपने n मान लेना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देयरफॉर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, p माइनस n, और p का वैल्यू क्या है 168 और माइनस 316, और इसको घटा लीजिए जरा, 316 में से 168 को घटा लीजिए तो देखिए 16 में से 8 तो हो गया 8, और ये हो गया आपका 0, तो 10 में से 6 जाएगा 4, और ये आपका बच गया 2 148, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया -148। क्लियर है।
तो इस तरह से आपने देखा कि साइरस डायग्राम के अनुसार हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कितना इजीली निकाल सकते हैं, कितना इजीली हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने एक चीज और भी नोटिस करी होगी कि हमने यहाँ भी उसी डिटर्मिनेंट को लिया है जो पहले थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था हमने दो तरीके से। सेम एग्जाम्पल यहाँ लिया है, और मैंने इसलिए भी सेम एग्जाम्पल लिया है कि आपको दिखा सकूं कि आप चाहे किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे आप उसको साइरस डायग्राम के थ्रू करें, वैल्यू आपका सेम आएगा। वहां भी वैल्यू -148 आया था और यहाँ भी वैल्यू आपका -148 आया, ठीक है। चलिए गाइस लिख लीजिए इसको जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।